नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की ही करेंगे, लेकिन बंगाल से आज जो खबर आ रही है वो खबर तो पुरानी है, लेकिन आज उसमें कुछ अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है कि आरजीकर मामले में अब फिर से जांच शुरू होगी। यानी कि सीबीआई अब इस केस को फिर से शुरू करेगी जांच इसकी। और सीबीआई आज इसकी जांच के लिए पहुंच गई आरजीकर मेडिकल कॉलेज। वहां पर वहां के प्राचार्य से, उप प्राचार्य से और भी जो मेडिकल के अधिकारी थे वहां पर, कॉलेज प्रशासन के, उनसे वहां पर बातचीत की सीबीआई की टीम। और उसके बाद उस जगह पर भी गई जहां पर कि उस वक्त ये घटना घटी थी। आपको याद होगा कि आरजीकर मामले में एक ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और ये मामला बहुत तूल पकड़ा था। लेकिन उस वक्त इस मामले को दबा दिया गया। और इस जब इलेक्शन का समय था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस को, यानी आरजीकर केस को फिर से खोला जाएगा और उसकी फिर से जांच की जाएगी। हालांकि उस पीड़िता की तो मौत हो गई थी और उस पीड़िता की जो माता श्री हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वो जीती और अब शायद वो बंगाल में मंत्री भी बनी है। लेकिन अब जब ये जांच फिर से शुरू हुई है तो अब लग रहा है कि उस परिवार को फिर से न्याय मिलने की आश जग गई है। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपको क्या लगता है अब जो ये जांच फिर से शुरू हुई है, क्या न्याय की उम्मीद अब लग रहा है कि उस परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है और न्याय उनको मिलेगा? नमस्कार प्रवीण जी, क्यू बाइव के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, देखिए रत्ना देवनाथ जी, उनकी माता, पीड़िता की मां, जो अब विधायिका हैं पानीहाटी से, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि मैंने अपनी बेटी खोई और ममता बनर्जी कुर्सी खोएगी। और ये सच साबित, ममता बनर्जी को कुर्सी खोनी। और शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान ही ये वादा किया था कि वो फिर से जांच कराएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। क्योंकि जब शुरुआत में जांच बंगाल पुलिस ने की थी, जब ये घटना घटी थी, तब ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप है कि उसने पूरे केस को मैनिपुलेट कर दिया और अपने ही हुड़दंगियों को भेजकर क्राइम सीन को साफ करवा दिया। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस थी उसने क्राइम सीन को बदल दिया। उसके बाद जो जितने भी उसमें अपराधी थे उसको प्रोटेक्शन दिया। और जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, आरजी मेडिकल कॉलेज का, उस पर कोई आंच नहीं आने दी। यानी पूरी तरह से आरोपियों को, दुष्कर्मियों को, हत्यारों को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और जब तक सीबीआई के पास सब कुछ आता तब तक उसने लगभग सारे एविडेंस समाप्त कर पाए, क्योंकि उसमें टीएमसी के यूथ विंग के गुंडे और कुछ विशेष जो उनके दुधैला, नहीं कहते कि वो दुधैला, विशेष मजहब के लोग शामिल थे इस कांड। तो अभी जो आदेश जारी हुआ है प्रवीण जी, उसमें संदीप घोष, जो आरजी कार का तत्कालीन प्रिंसिपल था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। यानी अब ये भी आरोपी, क्योंकि अपराध को छुपाना, अपराधियों को बचाना और अपराध वाले सीन को डाइल्यूट कर देना, वो अपने आप में एक अपराध। और उसमें संदीप घोष शामिल था। संदीप घोष के घर पर पहले ही हो गया है कि जो अवैध निर्माण है वो टूटेगा। और इसमें पूरी वो तरह तो पहले से ही जेल में है, वो वित्तीय अनियमितता को लेकर पहले से ही जेल में है, उसी मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर। लेकिन अब इस मामले में भी एफआईआर दर्ज हो, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो दर्ज है ईडी के उसमें। लेकिन देखिए, क्रिमिनल केस अलग होता है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग। क्रिमिनल केसेस में अब सीबीआई तो उसको कस्टडी में नहीं ले सकती थी, लेकिन अब सीबीआई कस्टडी में लेगी, क्योंकि वो तो ईडी कस्टडी में था। अब सीबीआई कस्टडी में लेके पूछताछ करेगी और इसमें जितने भी अपराधी थे उन सबको पकड़ा जाएगा। और शांतनु सेन, सोचिए, शांतनु सेन जो टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद थे, उसने एक याकूब, एक इश्तियाक और एक और किसी खास मजहब के तृणमूल के नेता
छात्र नेता उर्फ गुंडा पर हम्म आरोप लगाया था कि आरजी कार में उनकी बेटी को भी निशाना बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब हम्म नेता, टीएमसी का सांसद, उसकी बेटी ममता के राज में सुरक्षित नहीं थी। ये सोचिए, ये हालत है। तब शांतनु सेन ने बाद में इस्तीफा भी दे दिया। तो ये जांच हम्म जब शुरू होगी तो इसमें पहली बात एविडेंस इकट्ठा करना, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि एविडेंस इकट्ठा करना जो है वो हम्म आप रखिए कि नया एविडेंस आपको इकट्ठा करना है। इसके अलावा पूछताछ उस कांड में या उस समय अस्पताल में जो भी नियुक्त थे, उस टाइम में जो ड्यूटी पर थे, उन हम्म सब के बारे में पता करना, उनसे पूछताछ करना, चाहे वो नहीं, अस्पताल अब के। जो सीबीआई टीम आज जो पहली बार पहुंची फिर से, तो अब जो ये सीबीआई टीम पहुंची और उसमें भी उस घटना स्थल पर पहुंची जहां पर कि ये घटना घटी थी, आपको क्या लगता है कि सीन रिक्रिएशन का भी कुछ सीबीआई सोच रही होगी कि इसको फिर से रिक्रिएट किया जाए और उसके बाद साक्ष्य इकट्ठा किया जाए कि यहाँ पर क्या घटना घटी थी, कौन कौन इसमें शामिल थे, और वहां से कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी सीबीआई? देखिए, वो तो एक पहलू है, वो तो हम्म एक पहलू है, जांच का एक पहलू होता है। बहुत सारे नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। उस समय का प्रिंसिपल का नार्को, संदीप घोष का नार्को टेस्ट किया जा सकता है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा सकता है, टीएमसी हम्म के जो लोकल जो लोग हैं उनका टेस्ट कराया जा सकता है, ताकि वो सही बात बता सके। और ये हम्म सारी चीजें होंगी और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि दूसरी बार सीबीआई को उस समय तो प्रवीण जी हमें पता है और कि हम्म बंगाल सरकार ने, जो ममता बनर्जी ने थी, सीबीआई को बंगाल में प्रवेश करने पर ही रोक लगाई। वो तो अभी शुभेंदु अधिकारी ने 2-3 दिन पहले से उस कानून को क्वैश कर दिया है, ताकि हम्म अब सीबीआई भी जांच करने जा सके बंगाल में। तो अब सीबीआई को फ्री हैंड मिलेगा और निश्चित रूप से ये आरोपी पकड़े जाएंगे। और अस्पताल में पहुंची भी है सीबीआई की एक टीम, आरजी कार के अस्पताल में आज पहुंची छह है। लोगों की टीम है, वो 6 लोगों की टीम है। उसमें एक जो है वो बड़े अधिकारी हैं, बाकी उसके मातहत जो भी अधिकारी हैं वो सभी 6 लोगों की टीम पहुंची थी। लेकिन मेरा सवाल ये है संजीव जी कि क्या इस मामले का भी तार, क्या आपको लगता है, क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी गृह मंत्री होने के नाते पुलिस उनके पास, उनके अंडर में थी, और उस नाते क्या इसके तार अब ममता बनर्जी तक जा रहा है? क्या क्या ममता बनर्जी से भी इस मामले में हो सकता है पूछताछ हो, या उनको भी एक पार्टी बनाया जाए, या अभिषेक बनर्जी को भी इस मामले में कुछ पार्टी बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभिषेक बनर्जी को तो पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो किसी ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे थे बंगाल। हम्म अगर जो आरोपी हैं उन पूछताछ में अगर ये बात कबूल है कि उनको अभिषेक का भी प्रोटेक्शन हासिल था, तब उन पे मामला बन सकता है। अदरवाइज हम्म होम मिनिस्टर जो था उस समय, या ममता ही थी, हम्म तो क्या उन्होंने बंगाल पुलिस पे दबाव डाला था शुरू में? हम्म क्योंकि एसआईटी ने शुरू में जो जांच किया था, क्या हम्म उसने कुछ रिपोर्ट बदल दिया या ऐसा किया ताकि केस को डाइल्यूट किया जा सके, केस को कमजोर किया जा सके? और हम्म अभी जो सीबीआई अब जो जांच कर रही, और अदालत हम्म ने जो कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, कि हम्म रात के खाना खाने के समय से हम्म अगले दिन शाम को पीड़िता के अंतिम संस्कार तक घटनाओं की पूरी श्रृंखला की दोबारा जांच करनी। हम्म और तब वो जब आएगा, मुझे लगता है 4-5-6 दिनों में कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा, जिससे पता हम्म चलेगा कि उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था। इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होगा गवर्नमेंट का मामले को दबाने के लिए। और अगर नहीं होता तो ये हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। क्योंकि देखिए, गंदा कार्य जो किया वो, हम्म उसकी तो सजा अलग है, लेकिन मर्डर और ब्रूटली मर्डर की, हम्म सामूहिक रूप से मर्डर किया, ये हीनियस क्राइम। इसमें कैपिटल नहीं, पनिशमेंट आपको मिलना आपको चाहिए नहीं सारे। लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम महिला सुरक्षा पर तो ममता बनर्जी को ज्यादा सजग रहने की जरूरत थी? खुद वो महिला हैं और इस नाते, लेकिन जितनी भी घटनाएं खास करके बंगाल से बाहर आई, यानी कि बहुत सारी घटनाएं तो बंगाल में ही दफन हो गई उस दौरान, और वो बाहर की मीडिया उसको कवर नहीं कर पाई। लेकिन जो भी घटनाएं आई वो भी बहुत ज्यादा विभत्स घटनाएं आई।
क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को ये उस वक्त नहीं चाहिए था कि ममता बनर्जी उसके ऊपर मतलब एक्शन लेती और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिला सुरक्षा को एक प्रकार से चाक चौबंद करती कि महिलाओं के ऊपर कोई अपराध ना हो? मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो क्या इंसाफ करे। शाहजहां शेख को खुला छोड़ दिया कि बुलाओ मछली बनाने के लिए बंगाल की हिंदू महिलाओं को, करो उसके साथ दुष्कर्म। मैं संदेश खाली की बात कर। बेलघाटा में क्या हुआ, बेलडांगा में क्या हुआ, वो फाल्टा में जहांगीर और उसके जितने गुर्गे थे वो क्या कहते थे कि तुम्हारी बेटी उठा ले जाऊंगा वोट नहीं तो क्या ये सब शौकत मुल्ला क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? फिरहाद हकीम क्या कर रहा था? कोलकाता को पाकिस्तान बना रहा था। ये ऐसी महिला, ये महिला के नाम पे ममता बनर्जी एक कलंक है, और इस कलंक को बंगाल की जनता ने भी धो दिया और इसके विधायकों और सांसदों ने भी इसके कलंक को धो दिया। कौन बचा है इसके? वही मताल कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष भी चुटकी ले रहा है। क्यों इनके विधायक और सांसद छोड़ के चले गए? और 4 तारीख के नतीजे के बाद जब फाल्टा का उपचुनाव हुआ तो ये चौथे नंबर की पार्टी, ये 7,000 वोट मिले इसके कैंडिडेट को, ये पुष्पा को 7,000 करीब वोट। बिल्कुल। और नंदीग्राम में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। टीएमसी फिनिश हो गई अपने पापों से। इसलिए मैं थोड़ा याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था बंगाल में महिलाओं का, और हम जानते हैं कि बंगाल की महिलाएं बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत इंटेलेक्चुअल है, ओपन माइंडेड महिलाएं हैं, खास करके हिंदू महिलाएं, और खास करके वो साउथ बंगाल की पट्टी का पूरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये सब वर्धमान, ये सब बहुत एजुकेटेड वो महिलाओं का एजुकेशन लेवल या 90% से ऊपर होगा मुझे। और भारत में पहली महिलाएं जो पढ़ने के लिए निकली वो बंगाल की ही महिलाएं, और उनको ये इसने कहा ममता बनर्जी ने कि अगर 7 बजे शाम के बाद नहीं निकलो तो कामकाजी महिलाएं अगर आई तो 7 बजे शाम के बाद नहीं निकलेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि महिला से रेप होगा 10 लाख रुपए देंगे। तो 10 लाख रुपए आप महिला कीमत लगा रहे हो, क्या यही कीमत बनर्जी परिवार की भी महिलाओं पर लगेगी अगर उनके साथ कुछ होता है तो? तब तो कहेंगी लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। तो इसीलिए बंगाल की महिलाओं ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि सुरक्षा मानव का पहला शर्त है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आपको बता रहा हूं, आज की घटना है, मालदा में एक महिला थी जो बैंक में काम करती थी। वो बेसिकली मुझे लगता है बिहार मूल की थी, प्रतिभा झा या कुछ नाम था उनका, या प्रियंका झा कुछ नाम था उनका। उनके स्कूटी पर विशेष धर्म के लोगों ने स्कूटी को मेरे पर रखे सामान को चुराने के लिए झपट्टा मारा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको चाकू मार दिया, और 3 इसमें विशेष ही मजहब के लोग पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए। सोचिए आज की स्थिति बता रहा हूं मैं, आज की स्थिति। तो ऐसे दरिंदों को देखिए योगी मॉडल अपनाना होगा, इनकाउंटर करना होगा, क्योंकि कुछ लोग गोलियों की भाषा। हाँ, बिना भय का प्रीत नहीं होता है, तो आपको भय तो पहले दिखाना ही होगा। अगर आपको क्राइम पर कंट्रोल करना है तो आपको पहले जितने भी गुंडे हैं उनको आपको या तो सलाखों के अंदर या फिर उसको भगवान के घर भेजना ही होगा, तभी कुछ क्राइम कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा क्राइम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।